कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम चौधरी, आप देख रहे हैं किसान तक। आज बात करेंगे किसान आंदोलन और एपीएमसी एक्ट की। क्या किसान आंदोलन एक राजनीतिक सह से हो रहा है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या राजनीति कारणों से दूर होकर यह आंदोलन वास्तव में किसानों के हित में किया जा रहा है। तो चलो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा ही किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब के ही भाग ले रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क में गेहूं की खरीद करती है। हरियाणा अकेला 60% बासमती चावल का उत्पादन करता है। इसके साथ पंजाब 2/3 मेजोरिटी के साथ गेहूं का उत्पादन करता है। इसको जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बल्क में गेहूं और चावल खरीदती है तो इसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 1.8% टैक्स देना पड़ता है। इसमें 2.5% टैक्स एपीएमसी मंडियों को जाता है तथा 6% टैक्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर अकेले पंजाब की बात करें तो पिछले साल यह टैक्स 3600 करोड़ रुपए था। एग्रीकल्चर सेक्टर 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ 45% लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं और 15% लोग इनडायरेक्ट कृषि पर निर्भर हैं। तो इस पूरे आंदोलन को और एपीएमसी एक्ट को मैं आपको कुछ हिस्सों में समझाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। पहला, क्या किसान अब मंडी के बाहर अपना माल बेच सकता है? तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल किसान अब अपना माल मंडी के बाहर बेच सकता है। लेकिन आप पूछोगे इसमें फिर गलत क्या है? इसके लिए मैं आपको पहले एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब जियो मार्केट में आई थी, शुरुआत में इसने अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए और अपना मार्केट में स्थान बनाने के लिए वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियों को compete करने के लिए सबसे पहले जियो ने फ्री ऑफर निकाला। उसके बाद जियो ने 100 रुपए, फिर 200 रुपए और आज सभी कंपनियों के बराबर वह पैसे चार्ज कर रही है। अर्थात कोई भी कंपनी शुरुआत में अपना मार्केट में मोनोपोली और अपना एस्टैब्लिश मजबूत करने के लिए सबसे पहले वह ऑफर देती है। मैं जियो का कोई विरोध नहीं करता, मैं जियो का उदाहरण देकर आपको कृषि कानूनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जियो की स्ट्रेटजी समझी, अब समझते हैं कृषि कानूनों को। जैसे ही कंपनियां मार्केट में आएगी, प्राइवेट कंपनियां, तो किसानों को सबसे पहले ये मंडी से ज्यादा पैसा देगी, जिससे किसान मंडी न जाकर उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के पास अपना माल बेचने जाएगा। अगर किसान प्राइवेट कंपनियों के पास ही जाएगा तो मंडियों के पास टैक्स और रेवेन्यू नहीं पहुंचेगा, और टैक्स और रेवेन्यू मंडी के पास नहीं जाएगा तो ये मंडियां धीरे धीरे 5 साल 10 साल में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब ये मंडियां खत्म हो जाएगी, ये इन कंपनियों का असली गेम स्टार्ट होगा। ये कंपनियां उसके बाद किसानों को अपने मन मर्जी के भाव देगी, क्योंकि किसान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मंडियां ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी। ये कंपनियां फिर किसान को अपने मनमर्जी के भाव प्रोवाइड करवाएगी और किसान को मजबूरी में उनको बेचना ही पड़ेगा। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी क्यों चाह रहा है किसान। लोग कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं दी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये कानून भी पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं बनाए। तो किसान एमएसपी की गारंटी इसलिए चाह रहा है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले समझाया कि प्राइवेट कंपनियां किस तरह से मंडियां खत्म होने के बाद अपनी मनमर्जी करेगी। इसी मनमर्जी से बचने के लिए किसान एमएसपी की गारंटी चाह रहा है कि जब मंडियां खत्म हो जाएगी या नहीं भी होगी तो इन प्राइवेट कंपनियां किसानों को कम से कम एमएसपी की प्राइस पे उनका उत्पादन खरीदे। अब देश की हालत ये हो गई है कि 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए में बिकने लगी है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। 50 ग्राम आलू की चिप्स 20 रुपए में बिकने लगी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1 किलो टमाटर से बनी सॉस की बोतल 100 रुपए में बिकने लगी है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक डॉक्टर 500 रुपए मुंह दिखाई के ले लेता है, अर्थात एंट्री फीस, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्कूल मनमर्जी के फीस वसूल करता है
तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि दुकानों में भी फिक्स रेट लिखे होते हैं तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान का गेहूं 3000 प्रति क्विंटल और दूध 60 रुपए प्रति लीटर बिकने की बात आती है तो बयान आता है कि देश की जनता खाएगी क्या। व्यापारियों और पूंजीपतियों को मिले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, और देश के अन्नदाता को मिले तो इस देश के लोगों का दर्द उठने लगता है। नंबर 3, स्टॉक लिमिट खत्म करने से किसानों पे और आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले आप जब भी देखते होंगे, पहले बीच के बिचौले होते थे, वो बीच में आलू प्याज का स्टॉक कर लेते थे और जब यह बाजार में इनका भाव पीक पे पहुंच जाता था उसके बाद ही अपना स्टॉक खाली करते थे और अच्छा मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन सरकार के पास उस समय यह अधिकार होता था कि उन बिचौलियों पर कानूनी कार्रवाई कर सके और उनको जेल में डाल सके, लेकिन इसी को अब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब नए कानून में जब तक महंगाई 100% नहीं बढ़ जाएगी तब तक आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अर्थात 50 रुपए में बिकने वाली चीज 100 रुपए की हो जाएगी तब तक आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि देश में महंगाई दोगुनी हो जाएगी और यह मार किसान को नहीं आम जनता को पड़ेगी, और इसकी मार सबको झेलनी पड़ेगी और उन लोगों को भी झेलनी पड़ेगी जो आज ये कह रहे हैं कि किसान आज किसी के बहकाव में या पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में आकर यह आंदोलन कर रहे हैं। उनको भी धीरे धीरे इस कानून के नुकसान समझ में आएंगे। नंबर 4, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से हो रही है तो अब किसानों को दिक्कत क्यों है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत अगर किसान के साथ कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाती थी तो किसान के पास यह अधिकार होता था कि वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण है 2008 में 9 किसानों के साथ पेप्सिको कंपनी ने एक करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद वह कंपनी उन किसानों से आलू लेने से मना कर दी। उसके पश्चात उन किसानों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की और प्रति किसान 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। लेकिन इस कानून में, नए कानून में इसको खत्म कर दिया गया है। अर्थात कोई भी कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाती है, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके वह कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं निभाती है तो किसान अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। किसान केवल एसडीएम तक जा सकता है। अगर एसडीएम के फैसले से किसान खुश नहीं है तो उसके आगे किसान कोई अपील नहीं कर सकता। किसान को मजबूरन उस एसडीएम का फैसला स्वीकार करना ही होगा। मैं 3 सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी पूछना चाहिए। 1 नेशन, 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 मार्केट, सब 1-1 है तो फिर मंडियां 2 क्यों। नंबर 2, सरकार एमएसपी की बात करती है तो सरकार बताए कि कितने प्रतिशत किसानों से उनका अन्न सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। नंबर 3, अगर सरकार को किसानों का भलाई करना है तो कृषि यंत्रों पर लगा हुआ 5% से 28% तक का टैक्स सरकार माफ करे और डीजल पे 4 से 5 गुना टैक्स जो सरकार ले रही है उसको माफ करे। अगर सरकार किसानों से 28% टैक्स ले रही है तो सरकार को भी किसानों को उसके फसल का एमएसपी में 28% जोड़कर उसका समर्थन मूल्य देना चाहिए। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि खेत से बढ़कर कोई फैक्ट्री नहीं, अनाज से बढ़कर कोई प्रोडक्ट नहीं, किसान से बढ़कर कोई उद्योगपति नहीं और सरकार से बढ़कर कोई ठग नहीं। तो आओ लौट चलें उन खेतों की ओर जहां अपने पुरखों के पांवों के निशान मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.agrotutorial.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।